साथियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सबका बीपी सिन्हा की चौपाल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, दशकों पहले मैंने एक गीत सुनी थी जिसके बोल थे कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौआ मोती खाएगा। तो दोस्तों, ये जो लाइनें हैं ना, 2014 के पहले के कालखंड में जो पत्रकारिता का स्वरूप था उसके ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है। उस जमाने में पढ़े लिखे राष्ट्रवादी पत्रकार गलियों और सड़कों के धूल फांक रहे थे, और जो दलाल किस्म के, चमचे किस्म के चापलूस लोग जो कांग्रेसी सांसदों की पूंछ पकड़कर संपादक बन चुके थे, क्वालिटी सिर्फ इतना ही थी कि वो सत्ता की चापलूसी करते थे। सत्ता के गलियारों में बहुत भौकाल था उन लोगों का। वो स्टूडियो में बैठ करके ये तय कर देते थे कि कौन मिनिस्टर बनेगा, कौन नहीं बनेगा, किसे पद्मश्री मिलेगा, किसे पद्म विभूषण मिलेगा और किसे नहीं मिलना चाहिए। ये रुतबा था उनकी। जब कांग्रेस की मनमोहनी सरकार में प्रधानमंत्री जब भी विदेश जाया करते थे तो जहाज में, विमान के अंदर ये सारे दलाल किस्म के पत्रकार, जिसमें हाथ मसलने वाले, सनसनीबाज, इस तरह के जो पत्रकार थे, वो सब उसमें सवार होते थे और सरकारी खर्चे पे विदेश जाते थे। और इनका रुतबा तो देखिए कि जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स थे, वो जब हवाई जहाज लैंड करता था विदेशी भूमि पर, तो जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स थे उनके लिए बसें लगी रहती थी, वो बस से जाया करते थे। और इन लोगों के लिए कारें लगी हुई रहती थी जो इन्हें होटल तक ले जाकर पहुंचाती थी। और होटल के अंदर बड़े बड़े खंबा, समझ ही रहे हो आप, हर सुख सुविधा इन्हें मुहैया कराई जाती थी। और जब विदेश यात्रा से ही वापस आते थे तो साथ में शैंपेन के बड़े बड़े बोतल और एक लिफाफा इनकी जेब में पड़ी होती थी। ये था इनका चरित्र, ये चाल चरित्र और चेहरा इनकी थी। सत्ता से कभी इन्होंने सवाल नहीं करा, सिर्फ सत्ता की चापलूसी की। सत्ता के गलियारों में सजदे करने वाली ये पत्रकार, जब 2014 का वक्त आया, मोदी सरकार का वक्त आया, तो मोदी ने सिरे से इन्हें नकार दिया कि भाई विदेश जानी है तो अपने खर्चे पे जाओ, जो करना है अपने खर्चे पे करो, सरकार तुम्हें कोई संरक्षण नहीं देगी और ना ही आपकी किसी बात को माना जाएगा, ना ही सत्ता में आपकी दखल को बर्दाश्त करी जाएगी, ना ही आपकी दलाली चलेगी। अब ये एकाएक सत्ता से सवाल पूछने वाले पत्रकार बन गए। चूंकि इनकी सारी हैसियत खत्म हो चुकी थी, तो अब ये अपने आप को जेन्युइन पत्रकार साबित करने लगे कि हम सच्चे पत्रकार हैं, हम सत्ता से सवाल पूछते हैं। और जो राष्ट्रवादी पत्रकार हैं उनको ये लोग गोदी मीडिया, गोदी पत्रकार कहने लगे। इन सब पत्रकारों के बीच में इनके विश्व पितामह थे एनडीटीवी के रवीश कुमार। ये सारे लोग 2014 के बाद जनता ने इनको नकारना शुरू कर दिया। ये परसेप्शन क्रिएट किया करते थे सत्ता के पक्ष में, और जब जनता ने इन्हें नकारना शुरू किया तो ये सिमटने लगे। इनकी नौकरियां जाती रही और ये यूट्यूब में अपना अपना दुकान खोल करके बैठ गए। अब वक्त बदला। अभी क्या हुआ कि एनडीटीवी को अडानी ने खरीद लिया, रवीश कुमार की छुट्टी हो गई।
अब ये रवीश कुमार चूंकि इन सब लोगों का विश्व पितामह है, वो अब इस गैंग में शामिल हो गया। अब ये सारे लोग, ये जो लिबरल गैंग बोला जाता है इन्हें, ये अपने आप को सेकुलर बोलते हैं, अपने आप को निष्पक्ष बोलते हैं, सत्ता से सवाल पूछने वाला बोलते हैं, अपने आप को निर्भीक बोलते हैं। पर हकीकत क्या है, ये सब सत्ता को ब्लैकमेल करने वाले लोग थे। और मोदी ने इन्हें स्पष्ट इनकार कर दिया कि तुम चाहे जो भी कर लो, हम तुम्हें पूछने वाले नहीं है। अभी हाल में रवीश कुमार जब नौकरी गंवा करके अपना यूट्यूब चैनल बनाया, अब ये इनका कहना था कि एक नया शब्द इजाद किया, गोदी सेठ। अब गोदी सेठ किसको बोल रहे हैं ये? अंबानी को, अडानी को। जिस अंबानी और अडानी ने हिंदुस्तान का पूरा काया पलट कर दिया, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को एक कंपटीशन में अपने हिंदुस्तान को खड़ा कर दिया, उस अंबानी और अडानी की ये आलोचना करने लगे। उसे गोदी सेठ बोलते हैं। और ये रवीश कुमार जी ज्ञान दे रहे हैं कि देखो, पहले के जो कैपिटलिस्ट थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो कितने राष्ट्रभक्त थे, आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। किसका हवाला दिया इन्होंने? जमुना लाल बजाज, घनश्याम दास बिरला, कुंज बिहारी थापड़, ऐसे लोगों का ये हवाला देने लगे कि ये लोग राष्ट्रभक्त थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। अब जरा इनकी हकीकत में बताता हूं। ये जमुना लाल बजाज कितने बड़े राष्ट्रभक्त थे कि जब मदन लाल ढींगड़ा, खुदीराम बोस, शाफेकर बंधुओं को फांसी पर लटका दिया गया, उस समय अंग्रेजी सरकार से ये राय बहादुर का खिताब ले रहे थे। अंग्रेजी सरकार ने इन्हें ऑनरेरी मजिस्ट्रेट का दर्जा दिया हुआ था। और ये राय बहादुर का खिताब इन्हें किस लिए मिल रहा था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जिसमें 2 लाख भारतीय सिपाही मारे गए थे, अंग्रेजों के लिए जमुना लाल बजाज ने अपना खजाना खोल दिया था और बदले में इन्हें ऑनरेरी मजिस्ट्रेट और राय बहादुर का खिताब दिया था अंग्रेजों ने। अब बताओ, आप जरा 1 मिनट के लिए सोचो कि ये जो खिताब अंग्रेज देते थे, राय बहादुर, खान बहादुर, ये किसको देते थे? जो अंग्रेजी सरकार के समर्थक होते थे, अंग्रेजी सरकार के चाटुकार होते थे, ऐसे लोगों को ही ये राय बहादुर और खान बहादुर का खिताब दिया करते थे। अब जरा घनश्याम दास बिरला जी की बात सुनो। ये कितने बड़े राष्ट्रभक्त थे, हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपति बने हुए थे, और ये अंग्रेजों से लड़ रहे थे। हाँ, गांधी जी के लिए इन्होंने जरूर अनुदान दिया, गांधी जी को पैसे से मदद करी, फंड दिया, पर क्या कभी किसी क्रांतिकारी के लिए इन्होंने एक ढेला भी खर्च करा? किसी क्रांतिकारी के लिए कोई बड़ा एडवोकेट वकील खड़ा किया इन्होंने? नहीं किया। एक कुंज बिहारी थापड़, ये उस समय अंग्रेज थे, 1,75,000 रुपया का डोनेशन दिया था, जो आज के जमाने में 45 करोड़ रुपया होता है, बनता है। ये लोग जो कुछ किए, उसका फायदा कैसे उठाया इन लोगों ने, जरा इस बात को भी आप समझो कि घनश्याम दास बिरला एम्बेसडर बनाया करते थे, एम्बेसडर कार, वो 3rd क्लास कार थी। जमुना लाल बजाज का बजाज स्कूटर था। आजादी के बाद 43 वर्षों तक इनका एक छत्र राज्य था।
ये घटिया उत्पाद, घटिया प्रोडक्ट मार्केट में बेचते रहे, क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं था। भारत सरकार ने किसी और को परमिट ही नहीं किया ये कार बनाओ या स्कूटर बनाओ। एक एक कार के लिए 5-5 साल लाइन लगती थी, एक एक स्कूटर के लिए 5-5 साल नंबर लगाकर लोग बैठे रहते थे। पर भारत सरकार ने किसी और को लाइसेंस इशू करी ही नहीं कि ये इनका कोई कंपटीटर उतरे। तो 43 सालों तक इन्होंने एक छत्र राज किया, अपने उत्पाद, घटिया उत्पाद को बेचा। भारत की जनता मजबूर थी इनके उत्पाद को खरीदने के लिए। ये जो हमारे थापड़ साहब हैं, इनके पुत्र प्राणनाथ थापड़ को भारत, ये नेहरू के रिश्तेदार भी थे, भारतीय आर्मी का चीफ बनाया गया प्राणनाथ थापड़ को। और ये वही कलंकित चीफ था, आर्मी चीफ था, जो 62 की लड़ाई में हिंदुस्तान की करारी पराजय और राष्ट्रीय शर्म का प्रतीक बन गया। ये वो लोग थे। 1991 में जैसे ही नरसिम्हा राव आए और उन्होंने बाजार को खोला, लाइसेंस इशू करी, तो मित्रों ये एम्बेसडर और ये बजाज कहां गायब हो गए, किस कबाड़ में चले गए, किसी को अता पता भी नहीं है। लेकिन आजादी से लेकर के 47 से लेकर के 91 तक इन लोगों का मार्केट पर एकाधिकार था, एक छत्र राज चल रहा था। ये वो सेठ थे जिन्होंने फाई वसूला और हिंदुस्तान की सत्ता को अपने नीचे, अपनी मुट्ठी में रखा और अपने हिसाब से प्रॉफिट कमाया। ये वो लोग थे जिनकी तारीफ ये रवीश कुमार कर रहे हैं। और बुराई किसकी कर रहे हैं? तो अंबानी और अडानी की। मित्रों, हम सब ने देखा था कि अंबानी के आने के पहले मोबाइल की दुनिया में 5 GB डाटा का 750 रुपया लगता था। दोनों हाथ से लूट रहे थे ये लोग। 16 रुपया आउट गोइंग का चार्ज था 1 मिनट का, और 8 रुपया इनकमिंग की चार्ज थी। ये अंबानी थे जिन्होंने एक रेवोल्यूशन पैदा किया। 200 रुपये में 200 GB डेटा देना शुरू कर दिया, जो देश के विकास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। 1 रुपये का आउटगोइंग कॉल देने वाले अंबानी और इनकमिंग 0 में, इनकी नजर में ये गद्दार हैं, गोदी सेठ हैं। और 43 से लेकर 91 तक हिंदुस्तान को अपनी मुट्ठी में दबाकर अपने घटिया उत्पाद को बेचने वाले लोग इनके लिए बहुत अच्छे हैं, देशभक्त हैं। आज अडानी की बहुत आलोचना करता है ये रवीश कुमार, ये पोर्ट खरीद लिया, पोर्ट बना रहा है, ये कर रहा, वो कर रहा है। मैं पोर्ट की बात बताता हूं। 2014 में जो पोर्ट से इनकम थी, रेवेन्यू आती थी गवर्नमेंट को, वो 100 करोड़ रुपए थी। और 2021 में वो आमदनी बढ़ करके, वो रेवेन्यू बढ़ करके 1486 करोड़ हो गया। तो साथियों, अब फैसला आपको करना है। बस एक बात आप जान लो कि ये जो पत्रकारिता है, ये जो भारतीय सियासत है, अभी संक्रमण काल से गुजर रहा है। एक तरफ मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रभक्तों ने मोर्चा संभाल लिया है, वो राष्ट्रभक्त जिन्हें कल तक जिनकी कोई पूछ नहीं थी, और दूसरी तरफ ये विकृत मानसिकता वाले लोग, देश के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग, अपने स्वार्थ के लिए देश को बेच देने वाले लोग,
देश को बदनाम कर देने वाले लोग, चंद डॉलर में बिकने वाले लोग, जो विदेशी फंडिंग पर आर्टिकल लिखने वाले लोग, ये मुकाबला कर रहे हैं राष्ट्रवादियों से। तो मित्रों, ये दो धड़ा साफ साफ बना हुआ है, लकीर खींची हुई है। एक तरफ राष्ट्रवादी है और दूसरी तरफ ये विकृत मानसिकता के लोग हैं। सवाल है कि रवीश कुमार, तुम जितना भी झूठ बोलोगे, हम लोग भी कमर कस के खड़े हैं तुम्हें एक्सपोज करने के लिए, और कदम कदम पर तुम्हें एक्सपोज करेंगे। तुम ये कभी मत समझ लेना कि तुम जो चाहोगे, जिस तरह से तुम पहले परसेप्शन तुम लोग क्रिएट कर दिया करते थे, वो अब नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। मित्रों, आप लोगों को ये विश्लेषण अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।